नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का है। देखो, इकोनॉमिक्स का हम लोग को शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 2012 से नहीं, मैं जो लेटेस्ट में पेपर हुआ था ना, उससे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण आधार क्या है। तो देखो, एक तो होती है राष्ट्रीय आय। देखो, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है कि किसी भी देश में 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 एक वर्ष में अंतिम वस्तु एंड सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, वो नेशनल आय होता है। तो क्या महंगाई भत्ते इससे मेजर करते हैं? नहीं, नेशनल आय से नहीं करते हैं। जीवन स्तर तो होती है ना, वो लाइफ स्टाइल क्या होती है? नहीं, इससे भी नहीं करते हैं। प्रति व्यक्ति है पर कैपिटल इनकम क्या होती है? पर कैपिटल जो इनकम होती है, पर कैपिटल इनकम जो होती है, इनकम वो क्या होती है? नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो ये नेशनल इनकम, पर कैपिटल नेशनल इनकम बनता है। क्या इससे? नहीं। तो ई करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, ठीक है। उपभोक्ता और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है। ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, मैं डिटेल इसको समझाता हूँ। ऑप्शन वाइज समझाऊंगा पूरा डिटेल में, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हुआ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग सॉरी, देखो यहाँ से क्या होती है नेशनल इनकम को। देखो, एक तो ऑप्शन है नेशनल इनकम, एक है नेशनल इनकम, जीवन स्तर, मैं को थोड़ा सा, देखो, एक है भारत के कर्मचारी को महंगाई भत्ते निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। अब कैसे? देखो, एक ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, तो ये नहीं होगा। नेशनल इनकम मैंने क्या बताया? नेशनल इनकम यही बताया कि किसी भी देश में अ, एक वर्ष में जो आर्थिक मूल्य एक वर्ष में एक वर्ष में किसी देश द्वारा आर्थिक मूल्य जो होगा सेवाओं का और अंतिम मूल्य का, वो होती है राष्ट्रीय आय, ठीक है। समझते हैं। देखो, ये जो है ना, इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीपीआई। सीपीआई, ठीक है, सीपीआई इसको बोला जाता है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या करता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भारत में कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, वो मुद्रास्फीति का ही तो भाग होता है। मतलब कीमतों की अगर बढ़ोतरी होगा तो उसी अनुसार से उसकी भरपाई होगा। तो मुद्रास्फीति मापने के लिए अभी भारत में सीपीआई का ज्यादा उपयोग किया जाता है। यह सूचकांक बताता है ना कि एक समान व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले जो आवश्यक वस्तु हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, किराया, बिजली, आम आम जो डेली लाइफ में हम लोग को यूज होता है, उसके साथ के जो परिवर्तन होता है ना, वो हम लोग इससे मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको सीपीआई अगर बढ़ गया तो समझो महंगाई बढ़ जाती है। तो देखते हो ना, डीए डीए जो होता है महंगाई भत्ता, वो भी देखते हो सरकार जो होती है वो बढ़ा देती है। अगर अगर सीपीआई घट जाती है तो डीए को क्या किया जाता है? स्थिर कर दिया जाता है, घटाया नहीं जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। एक समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीआई। तो इसका आंसर सीपीआई हो जाएगा। एक डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये पता, देखो, एक तो होता है हमारे सीपीआई
और एक होता है WPI। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? CPI जो है ना वो नॉर्मली रूप से काम करता है, मतलब जो आम जन डेली चीज का यूज किया जाता है वो CPI का है, जैसे महंगाई भत्ता वगैरह। और जो WPI है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसका मतलब है ना कि जो थोक में जैसे व्यापार वगैरह जो होती है ना, थोक में होलसेल में जो मार्केटिंग होता है और उसमें जो दाम का परिवर्तन होता है, या इन्फ्लेशन होगा या डिन्फ्लेशन होगा, उसको WPI बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी वस्तु, तो ये होती है WPI। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, समझते हैं दोनों में डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो WPI होता है वो थोक स्तर पे मेजर किया जाता है, और CPI जो होता है वो खुदरा स्तर पे। ये उत्पादक व्यवहार स्तर महंगाई मापता है, लेकिन जो CPI है उपभोक्ता स्तर की महंगाई मापता है। ये निर्माण उद्योग में ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन ये कर्मचारियों को DA निर्धारण में ये यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये WPI जारी करता है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इन्फ्लेशन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। कह रहा है भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा अधिक है? देखो ये क्वेश्चन को अगर से देखा जाए तो बैंक से रिलेटेड है, लेकिन भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा क्या है उपस्थित है? तो क्या है? पंजाब नेशनल बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही बैंक होती है वो, उसका कोई ब्रांच नहीं है। तो इसका आंसर पता है क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग पता है 16,000 इसका ब्रांच है ऑल इंडिया में। 16,000 शाखाओं का है, भारत का सबसे बड़ा बैंकीय शाखा नेटवर्क है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का भी नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए ना तो पंजाब नेशनल बैंक का भी है, एक्सिस बैंक का है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक आर्थिक वित्तीय गतिविधि नहीं है? तो कृषि जो है वो प्राथमिक है, खनन भी प्राथमिक है, मछली पालन भी प्राथमिक है, लेकिन व्यापार क्या है? व्यापार एक सर्विस है। सर्विस, सर्विस है। तो सर्विस किस में आता है? सेवा में। तो ये फोर्थ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्राथमिक गतिविधियां में आपको पता ही है ना, जो भी प्राकृतिक से रिलेटेड करके होती है वो प्राथमिक गतिविधि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे का क्वेश्चन है कि भारत में स्थित इस्पात निर्माण की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी कौन सा है? जो इस्पात बनाती है हमारे देश में वो सबसे ज्यादा किसकी है? इस्पात बनाने वाला तो किसकी है? सेल का, सबसे ज्यादा सेल बनाती है। मतलब अगर देखा जाए ना तो सार्वजनिक कंपनी में सबसे ज्यादा सेल है। सेल क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा क्या बनाती है? सेल, मतलब ये इस्पात निर्माण का काम करती है। RBI निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं करती थी, लेकिन ये कहानी अब चेंज हो चुका है। तो इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रुपया की तुलना में निम्नलिखित में से कौन किस मुद्रा का सबसे अधिक है? तो भाई डॉलर होगा इसमें। डॉलर, पौंड, यूरो और सऊदी रियाल। तो डॉलर ही तो होगा। नहीं नहीं, ये देखो ये करेंट से रिलेट करके क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि ये 2016 का है ना, तो ये पौंड ऑप्शन में दिया गया है। 2016 के अनुसार में देखोगे तो पौंड है। तो छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन करेंटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जब जब अत्यधिक धन की वस्तुओं को पीछा करती है, मतलब जब जब अत्यधिक धन
कुछ वस्तुओं को पीछा करता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति महंगाई। मान लो आज आप 10 रुपया में 1 kg आप शुगर खरीद रहे थे, बट आपका प्राइस जो बढ़ के हो गया वो 15 रुपया हो गया, लेकिन 1 ही kg खरीद रहे हो। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया। तो यही बोला गया कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं को पीछा करता है तो ऐसी स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, देखो एक ऑप्शन आ रहा है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन 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 क्या होती है, क्या है? देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब होती है, देखो जब जब बेरोजगारी भी बढ़ रहा हो और महंगाई भी बढ़ रहा हो तो इसी को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। मतलब किसी भी देश की जब आर्थिक वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाता है, मतलब ना उसी समय महंगाई भी बहुत तेज हो जाती है तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मतलब समझो इसे, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है और कुछ महंगाई का आना स्वाभाविक है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था गिर रही है और महंगाई घटती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में उल्टा होता है। अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है, लेकिन कीमतें क्या होगा, बहुत तेज बढ़ते चला जाएगा, बहुत तेज बढ़ते चला जाएगा, बहुत तेज। स्टैगफ्लेशन का बहुत सारे कारण होती है, जैसे आर्थिक वृद्धि दर, मूल कम या शून्य, बेरोजगारी बढ़ना, मूल वृद्धि या महंगाई, ये सब होती है। ठीक है, ये काफी खतरनाक है। आगे चलते हैं, मतलब सीधा बोलो ना कि महंगाई प्लस बेरोजगारी धीमी अर्थव्यवस्था, इसी को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। ये सरकार के लिए काफी खतरनाक हो जाता है। समझ रहे हो ना? सोचो ना, महंगाई घटाने के उपाय से बेरोजगारी बढ़ सकती है और बेरोजगारी घटाने के उपाय से महंगाई बढ़ सकती है। तो इस तरह का आप देखोगे ना तो काफी खतरनाक हो जाती है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1952 में। 1952 में। देखो स्वतंत्रता, जब भारत का स्वतंत्र हुआ तो 1952 में शुरू किया गया। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला विकास कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य क्या था? जो प्रशासनिक ढांचा है ना उसको प्रदान करना, जिसके माध्यम से सरकार जो था वो जिला, तहसील, तालुका, ग्राम स्तर तक पहुंच सके और देश के सभी जिलों को इसके तहत विकास खंड में विभाजित किया जा सके। तो ये हो गया 1952 में। कह रहा है जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था ना, 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1985 से, मतलब 1885 से 1990 तक, 1990 तक था चला था, 1990 तक चला था। और इसी के प्रधानमंत्री के रूप में योजना प्रौद्योगिक उत्पन्न हुआ था और इसी के सुधार उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो रोजगार का सृजन किया गया और बहुत ही गंभीर अच्छा था। तो ये था राजीव गांधी। देखो मनमोहन सिंह कभी तो प्रधानमंत्री थे उस समय नहीं, लेकिन 1991 में आर्थिक संकट आया था, उसमें वित्त मंत्री थे, तभी तो एलपीजी आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आया था। ठीक है, आगे है, इनमें कौन भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में प्रशिक्षित महिलाओं समुदाय के स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? तो ये कहता है, ये क्या है, ये क्या है? ये है SAHS, मतलब ना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख घटक है जो क्या करता है, देश के प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करेगा। ये गांव से ही चयनित किसी जिम्मेदार आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच में
एक इंटरफेरेंस के रूप में काम करके परीक्षित किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है आशा। यही तो है आशा। आपने सुना ही होगा गांव में आशा दीदी होती है। ये क्या करती है, देश में हर गांव में एक शिक्षित परिचित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसको कृषि मंत्रालय का कार्य है। तो कृषि मंत्रालय विदेशी मुद्रा करता है, कभी नहीं। गैर आवश्यक कृषि वस्तुओं कीमतों को विनिमय करता है, नहीं। साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल आवश्यक खुदराओं को कृषि फसलों को संग्रह करना, बिल्कुल यही करता है। देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय से कृषि उत्पादन नहीं, ये नहीं करता। मतलब ना अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स के जो निर्देशालय होती है कृषि मंत्रालय, जिसको डिमोसा कहा जाता है, ये कृषि वस्तुओं के जो आंकड़ा होती है ना उसको संग्रह करता है, संकलन करता है और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो उसका मूल डेटा है साप्ताहिक और दैनिक का, वो थोक मूल्य है। आवश्यकता वस्तुओं को खुदरा कीमतों और फसलों की कीमतों के संदर्भ में एकत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य आवश्यकता वस्तुओं और खुदरा कीमतों और कृषि फसलों की कीमतों को संग्रह करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, कथन में है कि कृषि नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। उसे संभावित निवेशकों से जुड़े सक्षम बनाया। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संवर्धित करता है। तो इसको बोला जाता है एग्री उड़ान, कृषि उड़ान। तो ये है एग्री उड़ान। एग्री उड़ान देखो, एग्री उड़ान क्या था ना, जो कृषि में नवाचार लाना है या उद्यमिता को बढ़ावा देना है, इसके लिए क्या किया गया, जितने भी निवेशक थे उनसे जोड़ा गया और इनका नाम दिया गया एग्री उड़ान। ये लक्ष्य जो था वो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना था। यही तो था, कृषि नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और उसे संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाया। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संवर्धित करता है। तो ये क्या था, एग्री उड़ान। यहाँ तक क्लियर। ये है प्रधान, नहीं ये सब नहीं होगा, इसका तो मैंने पीछे बता ही दिया। खरा, निम्नलिखित में कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। श्री राजगोपालचारी ने महान लोबिस, पीसी महान लोबिस जो है ना, ये पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो प्रशांत चंद्र महान लोबिस एक प्रतिष्ठित विचारक में एक थे, जिन्होंने भारत के पंचवर्षीय योजना में क्या किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इनका जो पंचवर्षीय योजना था वो क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का था। 1956 से 1961 का ये पंचवर्षीय योजना था। महालोबिस मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था, भारी उद्योगों पे ज्यादा जोर दिया गया था। महालोबिस ने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान के भी स्थापना किया था और बड़े पैमाने पर नमूने सर्वेक्षण डिजाइन का भी योगदान दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो सरकार को ऋण देना, बिल्कुल सरकार को ऋण देती है। मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री, सरकार प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री ये भी करता है। आप आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना, नहीं, आम लोगों से ये ब्याज प्राप्त नहीं करता है। मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री, बिल्कुल। तो इसका 72 का क्या हो जाएगा, 3। जो है ना, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, नोट जारी करना और सरकार के बैंकों के रूप में सेवा देना, और बैंकर के बैंक के रूप में विदेशी जो भी कार्य है उसको कॉस्टिमेट करना और क्रेडिट नियंत्रित करना, या कई अन्य विषयक कार्यों को भी करता है। निम्नलिखित शामिल है, जैसे आर्थिक
आर्थिक डेटा एकत्र करना, प्रकाशित करना, ये सब क्या है, इसी का काम है। सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करता है, खरीद बिक्री, जैसे गिल्ड, ट्रेजरी, ट्रेजरी बिल, व्यापार बिल, सरकार को ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं की खरीद और बिक्री करना। लेकिन जो आम लोग की ब्याज प्राप्त करना ये बैंक करता है। देखो, एक तो है आरबीआई, एक है कॉमर्शियल बैंक और एक है पब्लिक। तो ये क्या करती है ना, देखो, बैंक अगर आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को दे रही है तो रेपो रेट, और अगर अगर ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रही है तो इसको बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आम लोगों को ब्याज प्राप्त करना ये नहीं। अब आती है भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये ब्रिटिश भारत में उसी समय पड़ी थी जब 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुआ था, उसी समय से ये बैंक था। और बैंक ऑफ बंगाल को जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, उनमें से 2 बैंक, एक बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास था, और उसी में से एक था बैंकों ने 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सम्मिलित किया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन स्टील टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। 1907 में टाटा जो आयरन स्टील है ना अभी भी है, जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापना किया गया था, ये 1907 में किया गया था। देखो आगे है, जब विकल्प में उत्पादन की कीमत में वृद्धि होती है तो 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 मांग वर्ग क्या होगा। देखो मांग वर्ग मतलब ना डिमांड ग्राफ, डिमांड डिमांड कर्व, कर्व क्या होगा। देखो मैंने ये डिमांड कर्व बताया है यूट्यूब पे। यह बाहर शिफ्ट होता है नहीं, ये स्थिर होता है नहीं, ये सूर्य से नीचे की ओर जाता है और फिर अवधि के बाद ऊपर की ओर जाता है। बिल्कुल ये होगा इसका आंसर। 275 के बाहर शिफ्ट होगा नहीं। रुको रुको, इसका आंसर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया। देखो क्या होते हैं ना डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होगा। डिमांड कर्व में जब जब विकल्प उत्पादों के कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वर्ग क्या होगा, बाहर शिफ्ट होता है, स्थिर रहता है, शुरू से नीचे की ओर जाता है और फिर एक अवधि के बाद ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है बाहर शिफ्ट होता है, बाहर शिफ्ट होता है। बट बाहर शिफ्ट कैसे होता है इसकी डिटेल चर्चा करते हैं। देखो जब विकल्प कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वर्ग क्या होगा। देखो मांग वर्ग क्या होगा कैसे समझते हैं। विकल्प कीमत मतलब समझते हो ना, सब्स्टिट्यूट मतलब ना, जैसे चाय, जैसे चाय
चाय और कॉफी, कॉफी कॉफी चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जब विकल्प एक दूसरे का स्थान हो जाती है, जैसे मान लो कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो चाय का प्राइस भी क्या होगा, लोग चाय ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे, और अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद कर देंगे, यही करते हैं ना लोग। तो अगर एक कीमत बढ़ती है ना तो दूसरे की तरफ रुख कर देते हैं, इसी को बोला जाता है विकल्प उत्पाद। इसको बोला जाता है विकल्प उत्पाद, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स ये बोलेंगे, ठीक है। अब प्रश्न है ना कि जब विकल्प वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग दूसरी वस्तु पर ज़्यादा मांग बढ़ा देते हैं। अगर मान लो कॉफ़ी महंगा हो गया